हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूलिंग एडुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक एनसीईआरटी जेसीईआरटी दोनों मिला जुला के दोनों को मिक्स करके हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, जिससे दोनों के फैक्ट्स जो है छूट ना जाए। ठीक है, आज हम लोग कक्षा 6 के लेसन 7 पढ़ने वाले हैं, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, नए अपडेट एनसीईआरटी में इसका नाम गांव, शहर और व्यापार है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता उससे लेकर के मौर्य काल तक सब पढ़ लिया था। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, गांव, शहर और व्यापार जो लेसन है, इसमें शुरू में एक छोटा सा कहानी है प्रभाकर क्या। ठीक है, प्रभाकर एक दुकान पे जाता है, लोहार की दुकान पे। वहाँ पे देखता है कुछ लोगों को लोहा पीटते हुए, तो उसके मन में खलबल मचती है और वो उसको देख करके उत्सुक होता है। ठीक, वहीं से स्टार्ट होता है लोहे के औजार और खेती। ठीक है, लोहे के औजार और खेती हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में लोहे का जो फॉल होता है, खेती में हल की जो फॉल होता है वो बनाना प्रारंभ करते हैं और रोपण कृषि स्टार्ट होती है वहाँ से। तो लोहे का जो प्रयोग हम लोग देखते हैं, लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हो जाता है। पर मुख्य रूप से जो अगर बात करें तो लोहे का जो अधिकतम उपयोग वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व बढ़ता गया उसका उपयोग। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग होने लगा। ठीक, हम लोग लोहे का प्रयोग 3000 वर्ष पूर्व देखते हैं। इसके साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, तो साक्ष्य जो है महापाषाण कब्रें। हमने उत्तर वैदिक काल में हम लोग महापाषाण कब्रें के बारे में पढ़ चुके हैं। महापाषाण कब्रें क्या होते हैं, उसमें कब्रों में क्या है, लोहे के औजार और जो क्या बोलते हैं हथियार और औजार सारे उस पे कब्र में आदमी के साथ दफन किए हुए मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लोहे का बढ़ते उपयोग। हम लोग देखते हैं 2500 वर्ष पूर्व लोहे का उपयोग ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोहे के फॉल बनते हैं, लोहे के जो हल बनते हैं, जो हल के फॉल जो होता है वो लोहे का बना होता है। ठीक है, उसके औजार के रूप में लोहे का उपयोग किया जाने लगा। लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी जो होता है, फिर कुदाल होता है, बहुत सारे औजार लोहे के बनने प्रारंभ होते हैं और यहाँ से मुख्य रूप से लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो जाता है। कृषि के विकास की बात करें तो कृषि का विकास जो है गांव के क्षेत्र है, गांव में कृषि का विकास के लिए नए औजारों का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, रोपण विधि। पहले बीजों को छींट दिया जाता था, उसके बाद वो उपज देते, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस काल में क्या रोपण विधि का उपयोग सर्वोत्तम रूप से होने लगा है। ठीक, सिंचाई के लिए देखते हैं राजा राजा द्वारा। ठीक है, सिंचाई के लिए नहर का उपयोग, कुआं, तालाब और कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाने लगा। जो शासक वर्ग है उनके द्वारा कृषि का विकास करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए। अब गांव का विकास होगा तब तभी तो खुशहाल गांव बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गांव में कौन रहते थे। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था गांव में कौन रहते थे, पशुपालक वर्ग और कृषक वर्ग मुख्य रूप से यही रहते थे। ठीक है, तो गांव में जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में रहने वाले गांव जो है, गांव में वो 3 तरह के लोग निवास करते थे। ठीक है, 3 तरह के लोग निवास करते थे। और दोस्तों, ये जो पॉइंट्स हैं ये एसएससी हो, सीटेट हो, सीटेट के लिए जो एसएसटी की बुक्स हैं उसमें हो, या फिर एसएससी के एमटीएस सीजीएल जो भी है जीएस के रूप में ये शब्द डायरेक्ट यहाँ से उठा लिए जाते हैं कक्षा 6 के एनसीईआरटी से, और डायरेक्ट इसी शब्दों से पूछा जाता है इनके अर्थ के बारे में। ठीक है, तो गाँव में 3 तरह के लोग रहते थे। जो तमिल क्षेत्र वाले हैं, तमिल क्षेत्र, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उन्नाट जो शब्द है वो आया हुआ है। तमिल क्षेत्र में है 3 तरह के लोग, एक वेल्ला, उनवार और कड़ोसिया। ठीक है, ये 3 तरह के लोग तमिल क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र में रहते, दक्षिण भारत के क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, वेल्लार जो है वेल्ला, ये बड़े भूस्वामी होते थे। ठीक, बड़े भूस्वामी, ये गांव पे इनका कब्जा होता था, बड़े भूभाग पे ये राजा के रूप में रहते थे। ठीक है, बड़े भूस्वामी होते थे। राजा द्वारा इनको कुछ शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी, जैसे कर वसूलने के लिए। ठीक, और न्याय के लिए भी इनको शक्तियाँ प्राप्त थी। ठीक है, ये जो वेल्ला जो पदवी है ये वंशानुगत थी। ठीक, उनवार उनवार ये साधारण हलवाहे होते थे। ठीक है, और तीसरा है कड़े सियार, या फिर इसको आदिमाई बोलते हैं। ये भूमिहीन मजदूर थे, दास वर्ग के लोग थे। ठीक है, ये जो उनवार शब्द है ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में, आप उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में
एक पद होता था ग्राम भोजक, ठीक, दूसरा गृहपति, तीसरा दास कर्मकार और शिल्पकार, ठीक है। ये कुछ पद हैं जो गांव के विभाजन था, ठीक है। ग्राम भोजक जो है एक गांव का प्रधान होता था, ठीक है। इसके पास न्यायिक शक्तियां थी, ठीक है। इसके पास कर वसूलने की शक्तियां थी, ठीक है। गांव के जो आपसी झगड़े होते थे उनको सॉल्व करने का, उनके परियोजना बनाने के अधिकार ग्राम भोजक के पास था, ठीक है। ये जो भोजक पदवी है ये वंशानुगत थी, ठीक। गृहपति ये स्वतंत्र कृषक थे। दूसरा दास कर्मकार, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी उसको दास कर्मकार कहते हैं, ठीक है। ये भूमिहीन थे, ठीक। ये जो ग्राम के प्रधान होते थे, ठीक है, जो भूस्वामी होते थे उनके भूमि पर ये खेती करते थे। शिल्पकार, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोहार हो गया, बुनकर हो गया, कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, जो ये सारे काम करने वाले वो शिल्पकार के वर्ग में आते हैं, ठीक। आगे देखते हैं तमिल क्षेत्र के, ठीक है। तमिल क्षेत्र में एक साहित्यिक रचना हुई प्राचीन साहित्य के नाम से, प्राचीनतम साहित्य है ये, इसको नाम हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। संगम साहित्य जो प्राचीनतम ग्रंथ है, इसकी रचना 2300 वर्ष पूर्व हुई है, ठीक। सिक्के के बारे में यहाँ पे देखते हैं, जो सिक्के चलने वाले सिक्के थे तो ये तांबे और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तांबे और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, जिसपे हम लोग देखते हैं विभिन्न आकृतियां बनी होती थी, ठीक है। इन आकृतियों को क्या किया जाता था, आहत के द्वारा बनाया जाता था, इसलिए इसको अन्य नाम आहत सिक्के के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नगर के बारे में। इसमें हम लोग 2 नगर के बारे में देखने वाले हैं, ठीक। प्रथम नगर मथुरा। नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र था, ठीक है। इसमें से हम लोग मथुरा के बारे में देखेंगे। जो मथुरा है ये 2500 वर्ष पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। क्या थी? 2500 वर्ष पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। जो शहर था इसको क्या किया गया था, किलेबंदी किया गया था, किलेबंदी द्वारा शहर को घेरा गया था, ठीक है। ये जो मथुरा शहर है वो अनेक मंदिर, यहाँ पे अनेक मंदिर हम लोग देखते हैं, अनेक मंदिर थे उस टाइम पे भी। यह मूर्ति बनाने का केंद्र था, ये धार्मिक केंद्र था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बौद्ध विहार, जैन मंदिर और कृष्ण के भक्ति का केंद्र था, ठीक है। बौद्ध विहार, जैन मंदिर और कृष्ण की भक्ति का केंद्र था। ये अनेक मंदिर हैं, यहाँ पे अनेक मंदिर हैं, और ये मूर्ति बनाने का केंद्र था और ये धार्मिक केंद्र था, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मूर्तियों के प्रस्तर खंडों में, मतलब कुछ पत्थरों के छोटे छोटे खंड टुकड़ों पे और मूर्तियों पे अभिलेख गुदे हुए थे। क्या है? अभिलेख गुदे हुए थे। ये कैसे अभिलेख थे? तो ये इस पे दान के विवरण गुदे हुए थे। जिन पुरुषों और स्त्रियों द्वारा दान दिया जाता था उनका विवरण यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस पे, ठीक। मथुरा अभिलेख में हम लोग अन्य चीजों को देखते हैं, जैसे सुनार हो गया, फिर लोहार हो गया, बुनकर हो गया, फिर टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, उनका भी उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो आगे मथुरा में हम लोग देखते हैं शिल्प और शिल्पकार, ठीक है। शिल्प और शिल्पकार, जो पुरास्थल थे उससे शिल्प के कुछ नमूने प्राप्त हुए, ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं पतले सुंदर बर्तन मिले, इसे चमकीले पात्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण भारत में मदुरै जो है ये कपड़ा उत्पादन के केंद्र थे। यहाँ पे जो कपड़े मिल थे, जो कपड़े उत्पादन के केंद्र थे, वहाँ पे पुरुष और स्त्री वर्ग दोनों वहाँ पे मिलकर काम किया करते थे, ठीक है। जो शिल्पकार और व्यापारी जो है वो अपने अपने संघ बनाया करते थे, जिसे हम लोग श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो शिल्पकार की श्रेणी थे वो उनको प्रशिक्षण दिया करते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराया करते थे, और जो तैयार माल है, ठीक है, तैयार माल है उसको क्या करते थे, उसका वितरण किया करते थे, ठीक। और जो व्यापारी वर्ग की जो श्रेणी थे वो लोग व्यापार के संचालन किया करते थे, व्यापार के जो संचालन है वो काम किया करते थे, ठीक है। और ये जो श्रेणी है वो बैंक के रूप में काम किया करते थे, जहाँ पे ये शिल्पकार के वर्ग के लोग और व्यापारी वर्ग के लोग अपने पैसे जमा किया करते थे और वहां से निकाला करते थे, एक बैंक के रूप में भी काम किया करते थे, ठीक। अब हम लोग एक अन्य शहर अरिकामेडु के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये एक पतन शहर था, ठीक है। पतन मीन्स जहाँ समुद्री किनारे तटीय भाग में स्थित शहर, जहाँ पे समुद्री जहाज जो आते हैं अपने सामान को उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है, वो उसको पतन कहते हैं, ठीक है। पतन शहर था। इसका कालखंड क्या था? तो ये 2200 से लेकर 1900 वर्ष के पूर्व के आसपास इसका कालखंड था। उस टाइम पे ये अरिकामेडु शहर, ठीक है। यहाँ पे एक
ईंटों के बने ढांचे मिले हैं, ईंट से बने, जिसको संभवतः माना गया है कि ये एक गोदाम था। ठीक है। और हम लोग देखते हैं अरिकामेडू जो है, यहाँ पे एम्फोरा पात्र जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे। ठीक। और इटली के एरेटाइन पात्र जिसमें मुहर लगे हुए थे। ठीक है। लाल चमकदार बर्तन थे ये एरेटाइन, जिसमें मुहर लगे थे, इटली के थे। ये भी हमको कहाँ पे मिले? अरिकामेडू में। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को रोमन लैंप, शीशे, बर्तन, ये सारी चीज यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ये जो रोमन लैंप है, ये तो डिजाइन जो रोम का था, लेकिन इन्हें बनाया जाता था कहाँ पे? ये अरिकामेडू में बनाया जाता था, पर ये जो डिजाइन है वो रोम के थे। हमको यहाँ पे जो अरिकामेडू में है वो रोम के सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, रोम के। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं व्यापारी और व्यापार। ठीक है। अरिकामेडू में व्यापारी और व्यापार। जो दक्षिण भारत जो है वो सोने के लिए फेमस था, मसाले के लिए फेमस था, मसाले में काली मिर्च मसाले के लिए फेमस था, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रोम जो है, रोम में जो काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है। वहाँ पे इसको काला सोना के नाम से जाना जाता था। ठीक। और आज भी इसे काला सोना के नाम से जानते हैं, पर अभी कोयला को काला हीरा कहते हैं। ठीक है। व्यापार जो है, व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा हुआ करता था। ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करी। उसने भारत की खोज नहीं करी थी, उस समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने की रास्ते की खोज करी थी, समुद्री मार्ग की खोज करी थी, ना कि भारत की खोज। जब देख सकते हो दोस्तों, वहीं के पास के शहर, उसी के ब्रिटेन के पास के शहर रोम, वहाँ पे जब भारत का व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग के द्वारा हुआ करता था। वहाँ के जो डिजाइन है वो भारत में यूज हो रहे हैं, इटली के डिजाइन से भारत में बर्तन भारत में आ रहे हैं, तो वो भी समुद्री मार्ग के द्वारा। तो भारत तो पहले से अस्तित्व में था। ठीक है। लेकिन वास्को डी गामा ने क्या किया था, वो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज करी थी, इंग्लैंड से पहुंचे भारत पहुंचने के लिए। ठीक है। समुद्री मार्ग की खोज करी थी। ठीक। हम लोग देखते हैं रोमन सोने के सिक्के दक्षिण भारत में प्राप्त होते हैं। ठीक है। समुद्री जो तट है, समुद्री तट से लगे कुछ राज्य हैं। ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। जो दक्षिण भारत के क्षेत्र है वो तटीय भाग था। दक्षिण भारत हम लोग देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय तटीय भाग बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे पठार भी है, नदी मैदान भी है। ठीक है। जो नदी मैदान में जो लोग बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, वो धीरे धीरे संपत्ति अर्जित करने लगे, वो सरदार बनने लगे। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कावेरी की जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ मैदान था वहाँ पे। ठीक है। कावेरी का मैदान, यहाँ पे जो लोग निवास करते थे वो धीरे धीरे एक ही परिवार वाले जो भूस्वामी वर्ग के लोग थे, वो धीरे धीरे अपनी शक्तियां फैलाने लगे और अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। ठीक। संगम साहित्य में एक शब्द है मूवेंदार। क्या है? मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखिया। ठीक है। ये जो शब्द है मूवेंदार, ये दक्षिण भारत के 3 प्रमुख मुखिया के रूप में प्रमुख परिवार के लिए यूज हुआ, जो चोल, चेर और पांड्य थे। ठीक है। चोल, चेर और पांड्य 3 प्रमुख परिवार थे, उनके लिए ये शब्द का यूज हुआ मूवेंदार। तमिल साहित्य में इसका वर्णन है। ठीक है। इसको याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। चोल जो है वो कावेरी नदी कावेरीपट्टनम में थे। ठीक है। और पांड्य जो है वो मदुरै में शासन कर रहे थे। ठीक। ये जो परिवार के लोग हैं, ये कर के रूप में कर नहीं लेते थे, बल्कि उपहार के रूप में उपहार लेते थे। ठीक है। कर के रूप में उपहार लेते थे। ठीक है। हम लोग जो देखते हैं संगम साहित्य में जो है इन तीनों परिवार की जो है, तीनों जो है चोल, चेर और पांड्य, इनके प्रशंसा में कई सारी कविताएं लिखी गई हैं। ठीक है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।